हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षांतु में। अगर आप लोग कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है, तो आज हम ज्योग्राफी का टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भी, और इस टेस्ट को आप दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से हुई है और कितनी अभी बाकी है। आपके लिए यह टेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इससे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और आप लोग को यह भी देखना है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको उसमें से कितना सही हुआ है। यदि उसमें से आपको 15 सही होता है, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर उससे कम है, तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस टेस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और हाँ, इस पूरे टेस्ट में जितना भी प्रश्न सही होता है, ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कितना सही हुआ है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसका वर्गीकरण हम किस आधार पर नहीं कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर या आयु के आधार पर। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एक है तो एक का क्या होने वाला है, उस प्रकार से आप लिखते चलिए और अंत में आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव और अजैव होता है। उपयोग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हमने देखा कि इन तीनों आधार पर क्या होता है, संसाधन का वर्गीकरण किया जा सकता है, किंतु आयु के आधार पर संसाधन का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। हमें पूछा गया था कि किस आधार पर नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयु के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ये मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए बताते हैं। वैसे संसाधन जो मानव ने बनाया है, यानी मानव के द्वारा जो बने संसाधन है, उसे हम कहते हैं मानव संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। जैसे घर हुआ, घर मानव ने बनाया है, ये मानव निर्मित संसाधन है। सड़क हुआ, सड़क मानव ने बनाया है, तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया। पुल हुआ, तो पुल किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। गाड़ी, मशीन, जितने भी चीज़ है ये सब मानव द्वारा निर्मित है, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर जल, जल तो प्राकृतिक निर्मित है, वन भी प्राकृतिक निर्मित है, भूमि भी प्राकृतिक निर्मित है, लेकिन मशीन जो है वो मानव ने बनाया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, कह रहा है कि संसाधनों का अति उपयोग किस समस्या को जन्म देता है। यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम अत्यधिक उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे पास कौन सी समस्या आ जाएगी, उसका विकास हो जाएगा, उसका संतुलन बन जाएगा, या पर्यावरण संकट में आ जाएगा, या रोजगार हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण के लिए संकट है। हमारे पास जो भी पेड़ पौधे हैं उसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिए, यानी सारे पेड़ पौधे को हमने काट लिया, तो हमारे पर्यावरण के लिए क्या बन जाएगा, संकट बन जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकट। अगला प्रश्न है चौथा, कह रहा भूमि उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो हमारे पास जितने भी भूमि है, पृथ्वी का जो भी भूमि है, उस भूमि का मुख्य उद्देश्य क्या है।
सौंदर्य का काम करना, संरक्षण का काम करना, अधिक उत्पादन करना या पर्यटन बढ़ाना। तो भूमि उपयोग का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक उत्पादन करना, है ना। अधिक से अधिक उत्पादन करना ही भूमि का क्या है, उपयोग है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक भूमि किस कार्य के लिए उपयोग होती है। यानी हमारे यहाँ जितनी भी भूमि है उस भूमि में सबसे अधिक किस कार्य के लिए होता है। वन के लिए होता है, कृषि के लिए होता है, बस्तियों के लिए होता है या उद्योग के लिए होता है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 75% जो जनसंख्या है वो किस पर आश्रित है, कृषि पर आश्रित है। तो कृषि करने के लिए हमें भूमि चाहिए। तो यहाँ का अधिकांश जो भूमि है वो कृषि कार्य करने के लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संरक्षण, यानी भूमि संरक्षण का, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। यानी जो हमारे पास भूमि है वो तो हमारे लिए एक संसाधन है, उसकी संरक्षण यानी बचाने के लिए हम क्यों आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ने के लिए या औद्योगिकरण के लिए या भविष्य की आवश्यकता के लिए या पर्यटन के लिए। तो देखो जो भूमि है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी भी क्या करे, अच्छे से इस भूमि का उपयोग करे। तो उसके लिए हमें भविष्य की आवश्यकता के लिए या हम अपने पूरे जीवन में, आगे आने वाले जीवन में इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए यानी कि भविष्य की आवश्यकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे संरक्षित कर सकते हैं। तो हम इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इसका उपयोग भविष्य में भी करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। यानी जो भूमि का क्षरण हो रहा है, यानी मृदा का जो अपरदन हो रहा है, मिट्टी कट रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है। सिंचाई है, सिंचाई के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है, या वनों की कटाई के कारण हो रहा है, या वर्षा के कारण हो रहा है, या अत्यधिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है। तो भूमि का कटाई का प्रमुख कारण जो है वो वनों की कटाई है। यानी कि आज बहुत ही अधिक संख्या में वनों की क्या हो रहा है, विनाश होता जा रहा है, कटाई किया जा रहा है। जो वन की जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो जड़ें होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, उसे बहने नहीं देता। लेकिन उस पेड़ को हम काट देंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, जिस कारण से मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन होना शुरू हो जाता है। उसे कहा जाता है भूमि का क्षरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। अगला प्रश्न है उसी से संबंधित है और इसका उत्तर हम चाहते हैं कि आप लोग अवश्य देंगे, क्योंकि अभी हम तुरंत डिस्कस किए हैं और ये प्रश्न आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रश्न गलती होता है तो ऐसा है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे हैं। क्या है कि मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण क्या है। यानी जो मिट्टी है तो मिट्टी की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है, अभी तुरंत बताए हैं, वनों की कटाई। यानी वनों की कटाई जितना होगा मृदा का अपरदन उतना ही अधिक होने वाला है ना। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो अगर वो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि शीट अपरदन किस क्षेत्र में अधिक होता है। शीट अपरदन का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो ये भूमि है ना, ये भूमि की सबसे ऊपरी परत है, ये भूमि की सबसे ऊपरी परत है। जब इस पर पानी का बहाव होता है, पानी का क्या होता है, बहाव होता है, तो उससे ऊपर से कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर मिट्टी को क्या कर देता है, ये अपने साथ बहा करके ले जाती है ना। तो उसी को कहा जाता है शीट अपरदन। यानी ऊपर में एक चादर की तरह मिट्टी जो रहता है उसे उखाड़ के ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह, उसे ही कहा जाता है शीट अपरदन। तो शीट अपरदन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, पर्वतीय क्षेत्र में होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, समतल क्षेत्र में होता है या तटीय क्षेत्र में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समतल क्षेत्र में। ये देखो समतल क्षेत्र यानी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण जितने भी खेत होते हैं या भूमि होते हैं उसके ऊपर की मिट्टी को बाढ़ की पानी बहा करके ले जाती है, जिस कारण से
सबसे ज्यादा शीत अपरदन जो होता है वो समतल यानी मैदानी क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न है, गली अपरदन से आप क्या समझते हैं? गली अपरदन का मतलब क्या है? गली अपरदन का मतलब है, देखो ये भूमि है ना। भूमि पर आपने देखा होगा कि मिट्टी का कटाव होता है और एक क्यारी जैसे गली जैसा बन जाता है ढांचा, उसे ही क्या कहा जाता है? गली अपरदन। उसे ही क्या कहा जाता है? गली अपरदन। और गली अपरदन के कारण वो जो है कहाँ पर बनता है? तो पहाड़ में बनता है, घाटी बन जाता है, या बीहर बन जाता है, या मैदान बन जाता है। तो जो गलीय अपर्दन होती है इसके कारण क्या बन जाता है? बीहर। बीहर का मतलब होता है छोटे छोटे नालियां बन जाती है। छोटे छोटे क्या बन जाती है? नालियां, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीहर। इस प्रकार से देखो, ये क्या है? ये बीहर है ना। इस प्रकार से नालियां क्या हो जाती है? बन जाती है, इसी कहा जाता है बीहर कहा जाता है। ये गलत फोटो लग गया है, अगले पेज पे लग गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखो ये समतल भूमि है इधर से, है ना। ये पानी इधर से आ रही है और एक नाली की तरह बना दी गई है, इसी नाली को कहा जाता है बीहर कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने लोगों का, मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है ना। फिर वही क्वेश्चन है आपको लोगों के लिए, यानी कि एक एक क्वेश्चन को बार बार दोहराने का ये अर्थ है कि आपको तैयारी अच्छे से हो जाए और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए और बैठ जाए। और आपको कहता हूँ कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं ना, यहाँ से आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। ये सारे वैसे प्रश्न को हमने एकत्रित किया है जो पिछले बार के परीक्षा में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस क्वेश्चन से। तो मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? अधिक सिंचाई करेंगे तो मृदा का संरक्षण होगा, या वनों की कटाई करेंगे तो मृदा का संरक्षण होगा, या वनीकरण करेंगे या तो मृदा का संरक्षण होगा, या रासायनिक खाद देंगे तो मृदा का संरक्षण होगा। तो हमें अभी तुरंत बताए थे कि भूमि का अपरदन या मृदा का जो अपरदन होता है तो किसके कारण से होता है? वन को कटाई करने से। यानी कि जहाँ पर वन है उसको काट देंगे तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगा? अपरदित होकर बह जाएगी। हम कह रहे मृदा को संरक्षण करना है। मृदा को क्या करना है? संरक्षण यानी बचाना है। तो उसके बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना चाहिए, यानी वनीकरण करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनीकरण। अगला प्रश्न है कि समुच्च जुताई का उद्देश्य क्या है? समुच्च जुताई। समुच्च जुताई का मतलब है कि देखो, जो समुच्च जुताई क्या होता है? जो पहाड़िए क्षेत्र होते हैं, है ना। पहाड़िए क्षेत्र में कृषि करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उन क्षेत्रों में क्या करते, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेती बनाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके घेर लेते हैं और इसमें से क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी जमा कर करके इसमें क्या करते हैं? कृषि करते हैं, है ना। ताकि पानी जो मात्रा वो नहीं बहे, और इन क्षेत्रों में पानी रुकता है तो वो फसलें उगा पाते हैं। इसे कहा जाता है समुच्च खेती या सीढ़ीनुमा खेती। तो ऐसे खेती में क्या किया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो जल को संरक्षण करना, यानी जल को बचाना। जल बचेगा तो ही खेती हो पाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक आप लोगों ने 12 क्वेश्चन में से कितना सही कर लिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? सेम क्वेश्चन है, आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन है आपको, क्योंकि हमें रिवीजन करवाना है। इसीलिए हमने बार बार एक ही प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं कि ताकि आपको याद हो सके। तो देखो, सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पर की जाती है? क्या समतलीय क्षेत्र में किया जाता है? नहीं, ये पहाड़िए क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है, जैसे सीढ़ीदार खेती इसे ही कहा जाता है और इसे ही समुच्च कृषि कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग क्या कहलाता है? जो हमारे पास संसाधन होते हैं उसका न्याय संगत उपयोग। न्याय संगत उपयोग करने का अर्थ ये हुआ, हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है ना। मान लो हमारे पास अभी जो भी प्राकृतिक संसाधन है इतना है ना, बचा हुआ है, और इसका हमें न्याय संगत सही से उपयोग करना है। यानी कि जैसे हमारे पास जल की सीमित मात्रा है। अब जल की सीमित मात्रा है तो उसका हम क्या करते हैं? सीमित उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नल को छोड़ दिए पूरा दिन बह रहा है पानी, बह रहा है पानी, ये तो पानी के जल यानी जल का बर्बादी हो गया। तो उसका न्याय संगत उपयोग यानी जितने की आवश्यकता है उतना का उपयोग करेंगे, बाद बाकी नल को बंद करके रखेंगे, है ना। तो न्याय संगत उपयोग क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, सतत विकास कहलाता है, या औद्योगिकरण कहलाता है?
तो संसाधनों का जो हम न्याय संगत उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है सतत विकास, यानी हमेशा ये विकास करेगा, सतत विकास कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या कह रहा है कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हम तुरंत पढ़े कि किसी संसाधन को न्याय संगत उपयोग क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। तो कह रहा है कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल वर्तमान विकास के लिए, केवल भविष्य के लिए, वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए, लाभ के लिए। तो देखिए सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है जो भी हमारे पास संसाधन है उसका वर्तमान में उपयोग करते करते ही हैं, लेकिन उसे भविष्य के लिए भी बचा करके हमें रखना चाहिए, है ना, ताकि हमें उसे भविष्य में आने वाले समय में क्या कर सके, उपयोग कर सके। उसे ही कहा जाता है सतत विकास। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य भी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों इसका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किसे कहा जाता है, यानी जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है, उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास जो भी संसाधन है उसे हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। मान लो हमारे घर में 1 साल के लिए अनाज रखा हुआ है ना, हमने 1 साल के लिए अनाज उगाया और रख लिया, और उसको हम विवेकपूर्ण तरीके कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो हम घर में 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति के लिए जो भी अनाज उपयोग है उतने ही का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ऐसा करेंगे कि हम 4 व्यक्ति की जगह पर डेली 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति का खाना बनाएंगे तो खाना क्या होगा, वेस्ट होगा, यानी हमारा जो संसाधन वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये विवेकपूर्ण तरीका तो हुआ नहीं। तो विवेकपूर्ण तरीका वही है कि 4 व्यक्ति का आदमी है, तो हमारे परिवार में 4 सदस्य है तो 4 व्यक्ति के लिए खाना बनाएंगे, है ना। तो उसका विवेकपूर्ण क्या क्या संरक्षण, यानी हम उस संसाधन को, उस अनाज को हमने बचा कर रखा, संरक्षित करके रखा है ना। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहा जाता है संसाधन का संरक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि भारत में भूमि उपयोग डेटा कौन एकत्र करता है, यानी कि भूमि का कितना उपयोग हो रहा है, कितने उपयोग पर खेती हो रही है, कितने उपयोग पर बस्ती है, कितने उपयोग भूमि दूसरे अन्य कार्यों के लिए है। तो इस सब का जो डेटा जो एकत्रित करके रखता है कौन करता है, कृषि मंत्रालय रखता है, या वन विभाग रखता है, या रक्षा विभाग राजस्व विभाग रखता है, या पर्यावरण मंत्रालय रखता है। तो भूमि के उपयोग का जो भी डेटा होता है वो हमारे राजस्व विभाग के पास होता है, यानी रेवेन्यू ऑफिस के पास होता है ना। सारा उपयोग की कौन से क्षेत्र में हमारे कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने का जैविक उपाय क्या है, यानी मृदा अपरदन एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान से रखेंगे, है ना। तो मृदा अपरदन का क्या है, जैविक उपाय। जैविक उपाय यानी कि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और उपाय भी हो जाए, तो है एकमात्र उपयोग है क्या, वनीकरण। बांध बना करके तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जैविक उपाय नहीं है ना। तो वनीकरण यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे तो हमारी मिट्टी रुकेगा, मृदा अपरदन रुकेगा। इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है, और क्या है, संसाधनों का संसाधनों का विवेकपूर्ण संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम क्या है, यानी जो संसाधन हमारे पास है सभी जगह समान रूप से नहीं है ना। हमारे देश में सभी जगह संसाधनों का वितरण एक समान रूप से नहीं है, तो क्या परिणाम देता है, समानता का, नहीं समानता तो नहीं होगा, एक समान रहता तब समानता होता। संतुलन का, संघर्ष का, या विकास का। तो ये संघर्ष पैदा करता है, क्या पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है। यानी जिन क्षेत्रों में संसाधन अच्छा है वहाँ का विकास अच्छा से होगा, जिन क्षेत्रों में संसाधन की कमी वहाँ का विकास अच्छे से नहीं होगा, तो ये संघर्ष उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज के अंतिम प्रश्न है ना, यह है कि संसाधनों का संरक्षण किस पीढ़ी के लिए आवश्यक है, यानी जो हम संसाधन का संरक्षण करेंगे, बचा करके रखेंगे, हम कौन सी पीढ़ी के लिए रखेंगे, केवल वर्तमान के लिए, केवल भविष्य के लिए, दोनों के लिए, कोई नहीं। तो संसाधन का संरक्षण हमें 2 पीढ़ियों के लिए करना है, वर्तमान में हम भी उपयोग करेंगे और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी बचा करके रखेंगे, है ना। तो जो संसाधन का उपयोग होता है हम दोनों के लिए करते हैं।
तो यहाँ तक आपने सारे प्रश्न को सॉल्व किया, आपको पता चल गया हो कि कितना सही है। तो आप लोगों को लिखेंगे कि 20 में से आपको कितना प्रश्न सही हुआ, है ना। अगर आपको 15 से ज़्यादा है तो आप लोगों को कांग्रेचुलेसन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना। अगर कम है तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो, और अभी भी 2 महीना समय है, और बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो इस प्रकार के आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए, है ना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।